हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हमारा टॉपिक है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, तो प्रकाश का जो अपवर्तन का प्रोसेस है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। वैसे हमने प्रकाशिक माध्यम के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन पुनः हम बता दे रहे हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, क्योंकि प्रकाशिक माध्यम आप समझेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमको थोड़ा समझना है प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम, क्योंकि देखिए प्रकाश का अपवर्तन बहुत कठिन नहीं है, आसान है। बस इसके थोड़े बेस को समझ लेना है, इसका आधार क्या होता है, इस आधार को, बेस को समझ लेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रकाशिक माध्यम। देखिए, प्रकाशिक माध्यम का मतलब हुआ कि प्रकाश जिस माध्यम में होकर गति करता है, प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गति करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। जैसे अभी हम लोग का जो माध्यम है ये वायु है, तो प्रकाश वायु में गति कर रहा है, तो हमारा जो प्रकाशिक माध्यम क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। मान लीजिए आपने टॉर्च ले लिया और टॉर्च को पानी के अंदर जला रहे हैं, तो जो टॉर्च में से निकलने वाला प्रकाश है वो पानी के अंदर गति कर रहा है, तो वहाँ पर प्रकाशिक माध्यम क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अभी वर्तमान में प्रकाशिक माध्यम क्या है, वायु है। मान लीजिए कि ये जो हमारा चश्मा है, इस चश्मे में क्या है, कांच लगा हुआ है, तो प्रकाश इस चश्मे में से प्रवेश करके तो हमारे आंख पर पड़ रहा है। मतलब प्रकाश कुछ देर के लिए इस कांच में ट्रेवल कर रहा है, कांच में चल रहा है। मतलब कि उस क्षण जब प्रकाश कांच में चल रहा है तो इसका प्रकाशिक माध्यम क्या है, कांच है। कुल मिला के बात हम समझा दें कि प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गति करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। तो आपका जो प्रकाशिक माध्यम है ये ठोस भी हो सकता है, देखिए ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है। प्रकाशिक माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। पुनः एक बार समझ लीजिए कि प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गति करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। जैसे प्रकाश कांच में से होकर गुजरता है, तो प्रकाश यदि आपका कांच में चल रहा है तो उसको बोलेंगे आपका प्रकाशिक माध्यम है। और कौन सा माध्यम है, तो ठोस है। यदि आपका प्रकाश जल में चल रहा है, यदि प्रकाश जल में गति कर रहा है, जल में चल रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रकाशिक माध्यम कौन है, जल है, जो एक द्रव है। यदि प्रकाश वायु में गति कर रहा है या किसी गैस में चल रहा है तो हम कहेंगे कि वही उसका क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। कुल मिला के प्रकाश जिस माध्यम से होकर गति करता है उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब अगर हम लोग बात करें प्रकाश के चाल की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बताने वाले बताते हैं कि ये जो निर्वात में प्रकाश का चाल है ये लगभग वायु में प्रकाश के चाल के बराबर है। मतलब कि चाहे आप निर्वात में प्रकाश का चाल लीजिए, चाहे वायु में प्रकाश का चाल लीजिए, लगभग ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वैसे एग्जैक्ट मान की बात करें प्रकाश के चाल का, तो वायु में होता है 2.98 और निर्वात में होता है 3। तो ऐसे बेसिकली इसको 3 × 10⁸ ही माना जाता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर वायु में तो समझ में आता है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन क्या जल में भी इतना ही होता है या कांच में भी इतना ही होता है, ये तो हमको पता है नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, प्रकाश में एक बड़ी विचित्र घटना घटती है कि प्रकाश जब भी एक प्रकाशिक माध्यम से चलकर दूसरे में प्रवेश करता है, प्रकाश जब भी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है।
माने प्रकाश का चाल क्या होता है, बदल जाता है। प्रकाश जब भी एक माध्यम से चल के दूसरे में प्रवेश किया तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश वायु में चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि वायु है, वायु, हमने यहाँ पर जल रखा है और प्रकाश वायु में चलते चलते आया और अचानक ये जल में प्रवेश कर गया। तो वायु में प्रकाश का चाल कुछ और था, जल में प्रकाश का चाल कुछ और हो जाएगा, मतलब कि इसका चाल बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर जल में से प्रकाश चल रहा है और अचानक वो जल से निकलकर कहाँ प्रवेश कर जाए, वायु में, तब भी उसका चाल बदलेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वायु में जितना होता है उतना ही रहेगा, लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में चाल कुछ और होता है, दूसरे माध्यम में चाल कुछ और होता है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करे तो वायु में प्रकाश का चाल कुछ और होगा और कांच में जैसे ही प्रवेश करेगा उसका चाल बदल जाएगा। कुल मिला के प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही चाल में परिवर्तन हुआ तो प्रकाश उस मार्ग पे नहीं चलता है, बल्कि जैसे ही चाल बदला वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जिस माध्यम, पहले वाले माध्यम में जिस लाइन पे जा रहा था उस लाइन पे न जाके उस लाइन से थोड़ा सा क्या होता है, विचलित हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, और प्रकाश के अपने पथ से विचलित होने की इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इतना भूमिका बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सिंपल उदाहरण से समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और रोड पे साइकिल चला रहे हैं, तो एक वे में आप चला रहे हैं, एक लाइन में चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप रोड वाले माध्यम से उतर के खेत में जाएंगे, रोड से अचानक आपको कहाँ पर उतार दे जाए, खेत में, तो क्या उसी चाल से जाएंगे खेत में? नहीं चला सकते हैं, क्योंकि रोड पर चाल कुछ और था, खेत में चाल कुछ और है। और जैसे ही आपका चाल बदला, जैसे ही आपका चाल बदला, आपकी दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और जब दिशा बदली तो बस हो गया आपका अपवर्तन। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जैसे ही वह पहले से दूसरे में प्रवेश किया उसका चाल बदला तो उसकी दिशा बदल गई, और दिशा बदल गई, बस इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ये मान लीजिए नीचे कोई माध्यम है, कांच ही मान लेते हैं, कांच, ऊपर क्या है, वायु। नीचे हम मान लेते हैं कांच है, ऊपर क्या है, वायु है, और प्रकाश आ रहा है एकदम अपनी रफ्तार में आ रहा है। और प्रकाश, चूंकि हम पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश अपने माध्यम में चल रहा है, सीधी रेखा में चलेगा और आ रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आया प्रकाश तो देखिए ऊपर माध्यम वायु है, नीचे माध्यम कांच है, तो यहाँ से अभी जाना तो चाहेगा सीधा, लेकिन चूंकि वायु में इसका चाल कुछ और था, कांच में इसका चाल बदलेगा, क्योंकि माध्यम बदल रहा है, और जब माध्यम बदलेगा तो चाल बदलेगा तो उसकी दिशा बदलेगी। इसका मतलब कि प्रकाश जो जिस पथ पे आ रहा है उस पथ पे न जाकर ये थोड़ा सा विचलित होगा और किसी अन्य पथ पे निकल जाएगा। मतलब कि प्रकाश जिस पथ पे आ रहा था उस पथ पे न जाकर अपने पथ से विचलित हो गया, और प्रकाश के अपने पथ से विचलित होने की घटना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। अब हम समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन का हमने यहाँ डेफिनेशन लिख कर रखा है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई भी प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या एक और डेफिनेशन उन्होंने लिखा यहाँ पर कि प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन अर्थात पथ में विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि देखिए, जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग पर न जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होता है, विचलित हो जाता है। और प्रकाश के विचलित होने की इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए इसको एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना कैसे होती है। फिलहाल आप किसका इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पुनः हम समझा दें डेफिनेशन के बारे में कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अथवा प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके पथ में परिवर्तन अर्थात पथ में विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब हम प्रकाश के अपवर्तन को चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यह मान लीजिए कोई माध्यम है। देखिए, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। अब ध्यान यह देना है कि प्रकाश किरण जहाँ से आ रहा है, प्रकाश किरण ये आ कहाँ से रहा है। हम मान लेते हैं प्रकाश किरण आ रहा है वायु में से। ये आपका हो गया प्रकाश किरण। देखिए, अपवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो प्रकाश आपका वायु में से आ रहा है, प्रकाश एक माध्यम में चल रहा है। और चूंकि प्रकाश किसी भी एक माध्यम में, चाहे वो जल हो या कांच हो या वायु हो, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो जब प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है तो सीधी रेखा में जाना भी चाहता है, वो चाहता है कि हम क्या हो, सीधी रेखा में जाएं। तो यहाँ पर वायु में प्रकाश चल रहा है ऐसे, और प्रकाश यहाँ से सीधे इसी मार्ग पे जाना चाहेगा। ठीक, प्रकाश सीधा इसी मार्ग पर जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर माध्यम आपका वायु है और यहाँ पर हम माध्यम मान लेते हैं क्या है, कांच है। हम मान लेते हैं कि कांच का एक ये शीशा है, ग्लास है, कांच है। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो चूंकि प्रकाश का नेचुरल अपना गुण होता है कि वो सीधी रेखा में चले, लेकिन प्रकाश यहाँ पर सीधी रेखा में जाएगा नहीं, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका विचलन होता है। अब देखते हैं विचलन कैसे होगा। प्रकाश देखिए वायु में से आ रहा है और वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन चूंकि ये अलग माध्यम है, वायु है, ये अलग माध्यम कांच है, तो दोनों अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल समान नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ से वायु में से प्रकाश आया और यहाँ कांच में प्रवेश किया। जैसे ही कांच में प्रवेश किया, इस प्रकाश का चाल क्या हो गया, बदल गया। और जब प्रकाश का चाल बदलेगा तो निश्चित रूप से प्रकाश की दिशा भी क्या होगी, बदलेगी। और जब प्रकाश की दिशा बदलेगी तो वह अपने उस पुराने वाले पथ पर न जाके एक नया पथ बना लेगा, मतलब कि अपने पथ से विचलित हो जाएगा। और इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। समझते हैं इसको। तो प्रकाश किरण इस मार्ग पे जा रहा है, जाना चाहता है लेकिन जाएगा नहीं, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित होगा और प्रकाश के
इसी विचलन को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को हम समझते हैं। ये जो प्रकाश किरण आ रहा है, पहले माध्यम में जो प्रकाश किरण आ रहा है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ये जो प्रकाश आ रहा है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और देखिए यह वो सतह है जिसके एक तरफ वायु है और एक तरफ क्या है, कांच है। तो इसको हम बोलेंगे पृथक्कारी तल। ये आपका क्या कौन सा तल है, पृथक्कारी तल। ये पृथक्कारी तल हो गया, नीचे कांच है ऊपर वायु है। अब प्रकाश चूंकि आया, इस मार्ग पे जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, क्योंकि माध्यम बदला तो प्रकाश का चाल बदला, और प्रकाश का चाल बदला उसकी दिशा बदल गई। अब प्रकाश की दिशा बदली तो बस इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो आपका आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, इस जिस बिंदु पर आके इस पे टकराता है, जिस बिंदु पर आके ये स्पर्श करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। नाम आप लोग याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। प्रकाश किरण पृथक्कारी तल के जिस बिंदु पर आके आपतित होता है, गिरता है, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये तो हुआ आपतन बिंदु। अब ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर देखिए यहाँ से निकल रहा है, तो इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तन के बाद निकल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। और यह प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के पहले का है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाला है कि इस पृथक्कारी तल के लंबवत, इस पृथक्कारी तल के लंबवत और आपतन बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि जो प्रकाश किरण आता है वो आपतित किरण है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद, अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण निकलता है, यहाँ से जाता है, उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश आकर टकराता है या जिस बिंदु से प्रकाश प्रवेश करता है दूसरे माध्यम में, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से होकर जाने वाला और इस पृथक्कारी तल के लंबवत जो रेखा होता है, काल्पनिक रेखा होता है, ये इसको बोलते हैं अभिलंब। अब यहाँ समझिएगा कि इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो यहाँ पर कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इस कोण का क्या नाम है, आपतन कोण। उसके बाद इसी अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में यहाँ जो कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को दिखाते हैं किससे, स्मॉल आर से। तो ध्यान से समझिएगा कि इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और इसको आई से दिखाते हैं। और इसी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और इसको दिखाते हैं आर से। तो ये रहे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आगे चल के बड़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये प्रकाश किरण इस वायु में से जब कांच में जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात इस अभिलंब की तरफ झुक गया है, अभिलंब की तरफ झुक गया है। यहाँ पर देखिएगा कि जब प्रकाश किरण आपतित हुआ, आपतन बिंदु पर गिरा और यहाँ से अपवर्तित होकर जा रहा है, तो ये इस अभिलंब की तरफ क्या हो गया है, झुक गया है। तो अभिलंब की तरफ झुक गया है, तो ये क्यों झुकता है, इसी चीज को हमको समझना है।
चूँकि यहाँ पर अपवर्तन तो हो गया लेकिन अभिलंब की तरफ झुक गया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकाश किरण इस अभिलंब की तरफ न झुक के इससे दूर होकर निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकाश किरण इस अभिलंब की तरफ न झुक करके कभी कभी दूर निकलती हैं। तो उसको समझने से पहले आप एक बार इस पॉइंट को समझ लीजिए, फिर उसको हम समझाते हैं कि जो प्रकाश किरण आता है वो आपतित किरण है, जो अपवर्तन के बाद निकलता है वो अपवर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होता है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु से होकर जाने वाला और इस वृत्ताकारी तल के लंबवत जो रेखा खींचा जाता है, काल्पनिक रेखा खींचा जाता है, उसको हम बोलते हैं अभिलंब। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। इसी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब आपतन कोण को I से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को R से दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रकाश किरण जब अपवर्तन होगा तो कब अभिलंब की तरफ आएगा, झुकेगा, और कब अभिलंब से दूर हटेगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम, ध्यान से समझिएगा। सघन माध्यम किसे कहेंगे? क्योंकि दो तरह के हम यहाँ पर माध्यम के बारे में बात करेंगे। एक है सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम। तो ये सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है, इसको जानने के लिए पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रकाश किरण का जो अपवर्तन हो रहा है या प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है उसमें प्रकाश किस माध्यम में से आ रहा है और किस माध्यम में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि प्रकाश किरण किस माध्यम से आ रहा है और किस माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तब तक हम सघन माध्यम और विरल माध्यम का पता नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्रकाश किरण किस में से आ रहा है और किस में प्रवेश कर रहा है। तो जो हमने चित्र बनाया है इसी को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण वायु में से आ रहा है। प्रकाश किरण किस में से आ रहा है? वायु में से। और जा किस में रहा है? ये जा रहा है कांच में। प्रकाश किरण वायु में से आया और कांच में प्रवेश किया। अब इस वायु को और कांच के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन प्रकार का होता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्था होता है मूल रूप से, वैसे तो 5 होता है। तो आगे आप लोग जब पढ़ेंगे साइंस तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि पदार्थ की मूल 5 अवस्थाएं होती हैं। हम लोग 5 पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा मूल 3 ही रहेगा, ठोस, द्रव और गैस। अब ये जो वायु है यह किस में आएगा? ठोस में आएगा या द्रव में आएगा या गैस में आएगा? तो हमको पता चला कि किस में आ गया? गैस में। और कांच आता है किस में? ठोस में। कांच किस में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम हाई लेवल के केमिस्ट्री से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप हाई लेवल का जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th लेवल का, तो वहाँ पर जो कांच है ये वास्तविक ठोस में नहीं आता है। मतलब कि ठोस का सारा गुण ये फॉलो नहीं करता है, सारे के सारे गुणों का पालन नहीं करता है। तो ये वास्तव में वास्तविक ठोस में आता नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम समझने के लिए आपको बता सकते हैं कि कांच ठोस है, क्योंकि उस पर हम हल्का सा अगर बल लगाते हैं तो उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कांच को आप क्लास 10th के साइंस तक ठोस समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वायु हो गया गैस और कांच हो गया आपका ठोस। अब अगर हम अणुओं की बात करें तो किसके अणु नज़दीक नज़दीक होंगे? तो वायु के अणु दूर दूर होंगे, चूँकि वायु गैस है, और उसकी तुलना में कांच ठोस है तो इसके अणु क्या होंगे? नज़दीक नज़दीक होंगे। तो वायु की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, इस वायु की तुलना में कांच के अणु क्या होंगे? नज़दीक नज़दीक होंगे। तो जिस माध्यम के अणु नज़दीक नज़दीक होते हैं उनको हम सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम के अणु
दूर दूर होते हैं उनको हम बोलते हैं विरल माध्यम। तो फिलहाल इस वायु और कांच के लिए जो कांच है वो सघन माध्यम है और जो वायु है वो विरल माध्यम है। ध्यान से समझिएगा कि वायु और कांच के लिए वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। हम ये निर्धारण कैसे कर पा रहे हैं? अगर कोई पूछे कि क्या कांच विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा कि ये किसकी तुलना में कांच की बात हो रही है। तो दो माध्यम होगा तो आप दोनों माध्यम में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। एक में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि एक को हम कैसे कहें कि ये सघन है कि विरल है। तो दो माध्यम होने चाहिए, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन तभी संभव है जब दो माध्यम होंगे। यदि प्रकाश एक ही माध्यम में गति कर रहा है तो वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। कम से कम कितना माध्यम होना चाहिए? दो माध्यम, कि प्रकाश एक माध्यम में से आए और दूसरे में प्रवेश करे। दूसरे में प्रवेश करेगा वहीं पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो यहाँ आप समझ गए कि जो वायु है वो विरल माध्यम है और जो कांच है वो सघन माध्यम है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि वायु के अणु कांच के अणुओं की तुलना में दूर दूर हैं, इसलिए जो वायु है वो विरल माध्यम का काम करेगा और जो कांच है वो सघन माध्यम का काम करेगा। यदि हम इन दोनों के अलावा हम यह माने कि प्रकाश वायु से जा रहा है जल में, प्रकाश किससे किस में जा रहा है? प्रकाश जा रहा है वायु से जल में। तब जानते हैं कि जो वायु है वो गैस है और जो जल है वो द्रव है। और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं और द्रव के अणु उसकी तुलना में नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए जल आपका सघन माध्यम हो जाएगा और वायु क्या हो जाएगा? विरल माध्यम, क्योंकि वायु के अणु नज़दीक नज़दीक होंगे और वायु के अणु दूर दूर होंगे और जल के अणु नज़दीक नज़दीक होंगे। वायु के अणु दूर दूर होंगे और जल के अणु नज़दीक नज़दीक, तो वायु आपका हो गया विरल माध्यम और जल हो गया सघन माध्यम। लेकिन अगर कंडीशन ये बने कि प्रकाश जल से जाए कांच में, प्रकाश जल से किस में जाए? कांच में, तो देखिए ऊपर वाले कंडीशन में जब प्रकाश वायु से जा रहा था जल में तो वायु विरल हो गया, जल क्या हो गया? सघन हो गया। और जब यदि प्रकाश किरण जल से कांच में जा रहा है तो देखिए माध्यम फिर बदल रहा है। जल से जा रहा है कांच में, माध्यम बदलेगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि जल में प्रकाश का चाल अलग होगा, कांच में प्रकाश का चाल अलग होगा। और जब दोनों में अलग अलग है तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी। तो अब जल और कांच में अगर हम कंपेयर करें तो जल के अणु दूर दूर होंगे, किसकी तुलना में? कांच के। जल के अणु दूर दूर होंगे और कांच के अणु नज़दीक नज़दीक होंगे। तो अब यह जल किस माध्यम में आ जाएगा? विरल माध्यम में। और कांच किस में आ जाएगा? सघन माध्यम में। तो आप यहाँ देखेंगे कि इन दो माध्यम में वायु और जल में जल सघन हो गया था, लेकिन जल और कांच में जल क्या हो गया? विरल हो गया। तो ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि जल सघन माध्यम है कि जल विरल माध्यम है। डिपेंड यहाँ होता है, डिपेंड यहाँ पर होता है कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सघन होगा कौन विरल होगा। और आप एक चीज़ समझ जाइए कि प्रकाश का जो चाल होता है वो विरल माध्यम में अधिक होता है, सघन माध्यम में क्या होता है? कम होता है। प्रकाश का चाल विरल माध्यम में अधिक होता है, सघन माध्यम में कम होता है। अगर कोई वाहन चल रहा है रोड पर तो रोड खाली है, खाली का मतलब क्या है? विरल है। रोड खाली है मतलब कि विरल है। कुछ लोग भी हैं तो दूर दूर हैं, तो वहाँ पर कोई भी वाहन बहुत तेज़ी से चलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है? विरल कंडीशन है। लेकिन अगर मार्केट आ जाए, भीड़ आ जाए, तो वहाँ पर क्या होंगे? लोग एकदम नज़दीक नज़दीक होंगे, तो वो सघन वाला कंडीशन है और वहाँ पर वाहन का चाल क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा। तो विरल माध्यम में चाल अधिक होता है, सघन माध्यम में चाल क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए सघन माध्यम और विरल माध्यम कि जिसके अणु नज़दीक नज़दीक होंगे उसको हम कह देंगे सघन माध्यम, और जिस माध्यम के अणु दूर दूर होंगे उसको कह देंगे विरल माध्यम। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण, फिलहाल जो चित्र हमने बनाया है तो इसमें प्रकाश किरण वायु से जा रहा है कांच में,
तो वायु से कांच में जा रहा है, इसका मतलब कि ये जा रहा है विरल से सघन में। प्रकाश किरण कहाँ जा रहा है? विरल से सघन में। और हमने बताया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जब प्रकाश इस वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का चाल कम होगा, उसका चाल क्या होगा? कम होगा। और जब प्रकाश का चाल कम होगा तो यह अविलंब की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। कब? अपवर्तन के पश्चात। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण अविलंब की तरफ क्या हो गया है? झुक गया है। और इस कंडीशन में देखिएगा आई बड़ा होता है, किससे? आर से। आई क्या होगा? बड़ा होगा। ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि अविलंब की तरफ क्या हो गया है? झुक गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल में कमी आ जाता है, और कमी आने के कारण वह अपवर्तन के बाद अविलंब की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। तो यहाँ हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि देखिए, ये आपका एक अलग माध्यम है, यहाँ पर मैंने लिखा है सघन माध्यम। ये आपतित किरण है, और देखिए आपतित किरण सीधे मार्ग पर जाना चाहेगा, प्रकाश किरण यहाँ सीधे मार्ग पर जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि माध्यम बदल रहा है इसलिए इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। देखिए होगा कैसे कि प्रकाश किरण आ रहा है, ये आपतन बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु से ये जो खींचा गया है ऊपर देख रहे हैं आप, ये अभिलंब है। तो प्रकाश किरण आना चाहेगा सीधे, प्रकाश किरण सीधा आना चाहेगा, लेकिन चूंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है और प्रकाश किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब कि उसके पथ में विचलन होगा। तो पथ इसका देखिए बदल गया, इस रास्ते पे आ रहा था लेकिन अब इस रास्ते पे न आके अपने मार्ग को विचलित करके इस रास्ते से जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है वो देखिए अविलंब की तरफ झुक गया है, और इस कंडीशन में आई बड़ा होगा, आर क्या होगा? छोटा होगा। आई इज ग्रेटर देन आर। आपतन कोण जो होगा वो बड़ा होगा, अपवर्तन कोण कैसा होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर प्रकाश देखिए विरल से सघन में आ रहा है, तो जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब की तरफ क्या हो गया? झुक गया है, क्योंकि जो प्रकाश का चाल है वो विरल माध्यम में अधिक होता है, सघन माध्यम में क्या होता है? कम होता है। तो सघन माध्यम में कम हुआ, इसका चाल कम हुआ, बस ये क्या हो गया? झुक गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश किरण देखिए सघन में सब कहाँ भेज रहे हैं हम? विरल माध्यम में। तो प्रकाश किरण आया सघन माध्यम में, सघन माध्यम में से विरल में जाना चाहता है, तो ये प्रकाश किरण सीधे जाना चाहेगा, लेकिन चूंकि सघन में इसका चाल जो है कम होता है, विरल में चाल क्या होता है? अधिक होता है। तो सघन में चाल कम होता है, विरल में चाल अधिक होता है, इसलिए अपवर्तन के पश्चात मार्ग तो बदलेगा लेकिन अविलंब की तरफ झुकेगा नहीं, क्योंकि अगर इसका चाल घटता तब ये अविलंब की तरफ झुकता। तो यहाँ पर चाल घट नहीं रहा है, सघन में खुद ही कम है, और जैसे ही ये विरल में आया इसका चाल एकदम क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ा तो झुकेगा क्यों? इसका चाल बढ़ रहा है तो एकदम फैल के निकलेगा, तुरंत यहाँ से अविलंब से क्या होगा? दूर हटेगा, और अविलंब से दूर हटेगा तो इस कंडीशन में जो आई का मान है वो छोटा होगा और आर का मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, और चाल में परिवर्तन के कारण वह अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। और प्रकाश के इसी विचलन को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का जो पथ है वो विचलित हो जाता है, और प्रकाश के पथ के इसी विचलन को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम बताएं तो
तो यहाँ पर देखिए दोनों चित्र में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्रकाश का अपवर्तन के नियम में देखा जाए तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर एक खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है। यही आपका क्या है, तल है। तो ये तीनों जो हैं अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो प्रमुख नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। तो ये हमारा पहला नियम है, अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है। अगर हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम की, तो देखिए ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण I और आपतन कोण I का अगर हम साइन ले लें, आपतन कोण I का साइन और अपवर्तन कोण R का साइन, तो आपतन कोण I का साइन अपवर्तन कोण R के साइन के समानुपाती होता है। हिंदी में अगर इसे कहें तो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपतन कोण बदलेगा तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बदलेगा। इसमें यदि आपतन कोण का मान बढ़ रहा है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान अगर घट रहा है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, घटेगा। इन दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं कि यदि आप I को बढ़ाएंगे ना तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा। I को बढ़ाएंगे R क्या होगा, बढ़ेगा। I को घटाएंगे R भी क्या होगा, घटेगा। I को बढ़ाएंगे R क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो भी क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों कंडीशन में जब जब हम I का मान बढ़ाएंगे तो R का मान बढ़ेगा, I का मान घटाएंगे R का मान घटेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। और आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या होता है, नियतांक आता है। तो साइन I इक्वल टू n साइन R, और यहाँ पर n क्या है, एक नियतांक है। n क्या है, एक नियतांक है। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ n एक नियतांक है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जहाँ n गया है एक नियतांक है और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। ध्यान समझिएगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आएगा और नियतांक को ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इसको हम n से दिखाते हैं। और अगर आप यहाँ n का फार्मूला बनाना चाहेंगे तो n का फार्मूला बनेगा तो n वहीं रह जाएगा और साइन R चलाएगा नीचे, तो बन जाएगा साइन I बटा साइन R। ये n के लिए क्या हो गया, फार्मूला बन गया। और इस फार्मूले को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। स्नेल वैज्ञानिक का नाम है और उसी का नियम बोलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि अपवर्तनांक का देखिए कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर साइन I कोण है, इसका वैल्यू होता है, उस वैल्यू कोई मान नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का यहाँ पर कोई मान नहीं होगा। तो अपवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब साइन आई समानुपाती साइन आर। समानुपाती का मतलब होता है कि आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो बराबर करने के लिए कोई ना किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो ही हम मान लिए किस संख्या से गुणा किए हैं, n से गुणा किए हैं। क्योंकि देखिए आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आई घटेगा तो आर घटेगा, तो बराबर तो है नहीं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है। तो जब बराबर नहीं है तो इनको बराबर करने के लिए जिस नियतांक से हम लोग गुणा करते हैं उसी को बोलते हैं कि ये समानुपातिक नियतांक है। और इसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। इस पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ भी एक चीज़ समझना है कि जिस माध्यम में से प्रकाश आ रहा है वो पहला माध्यम होता है और जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है वो दूसरा माध्यम होता है। तो यहाँ पर हमने प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ा। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।